तो कंसिस्टेंसी, प्रोफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी, आप कंसिस्टेंटली कोई चीज़ करोगे, ठीक है, तो आपको उसकी आदत पड़ जाएगी, तो बिकम प्रोफिशिएंट इन सेविंग योर मनी, इन्वेस्टिंग योर मनी। बड़े होने के 35 to 45, 40 to 55, ये मैं थोड़ा सा डिवाइड करता है। सो बिटवीन 22 and 35, सो 22 में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है तो स्टार्ट्स ऑन द जॉब, राइट। फ्रॉम दैट period onwards, you should have at least 80% equity exposure. Real estate market started becoming slack. तो रियल एस्टेट मार्केट में अभी इन्वेस्ट करना उसके बाद थोड़ा सा रिस्की हो एज एन इन्वेस्टमेंट। सो अगर मैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में चाह रहा हूँ तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी डोंट ग्रो, बराबर है। अब देखो उसका अप्रिसिएशन उतना है नहीं, अच्छा ठीक है, लेकिन अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में जा रहे हो तो वहाँ पे है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि वेदर आई शुड गो टू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ अ हाउस। हाँ, मतलब हाउस बट उसके लिए तो सर मेरा आपसे एक पहला क्वेश्चन है कि जैसे मुझे जॉब लगता है या आई एम एट कॉलेज, सो व्हाट इज़ द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट? लाइक मैंने इन्वेस्टमेंट ऐसे करना चाहिए क्या कि पूरा सैलरी ही सेविंग में डाल दूँ, या आई जस्ट गॉट जॉब? लेट्स लाइक माय करेक्ट क्वेश्चन इज लाइक व्हेन आई शुड स्टार्ट इन्वेस्टमेंट? मुझे अगर जब जॉब मिल जाता है तब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए, या जैसे हम अभी बात कर रहे थे कॉलेज लाइफ में ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए? और वो किस तरीके से होती है? जैसे 18 साल से थोड़ा सा अवेयरनेस आ जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग का, करेक्ट? सो आफ्टर दैट व्हाट इज़ द राइट एज टू स्टार्ट द इन्वेस्टमेंट एंड व्हाई इट इज़ नीडेड? इसका क्या आंसर हो सकता है? सी बेसिकली हम लोग इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो हमें हमारे पुराने जनरेशन ने पहले से ही सिखा दिया, तो वी पुश दैट पिगी बैंक, ठीक है। तो पॉकेट मनी आता था, अगर 10 रुपये का पॉकेट मनी आता तो 2 रुपये पिगी बैंक में जाते थे। यस वेरी। सो जो सेविंग की आदत है वो हमें हमारे पहले की जनरेशन ने ऑलरेडी सिखाई है, बराबर। बट देन दैट इज़ नॉट योर मनी, राइट। सो अगर उस पिगी बैंक में जितना पैसा है उससे आप कुछ अपने लिए खिलौना खरीदोगे या पटाखे खरीदोगे या कुछ जो आपको पसंद है वो चीज़ 10 खरीदेगे, बॉल बैट खरीदे, तो हम तो वैसे ही करते हैं, करेक्ट। सो इन द सेम वे व्हेन यू ग्रो अप, ठीक है, व्हेन यू आर इन स्कूल, सॉरी व्हेन यू आर इन कॉलेज, तो कॉलेज में पॉकेट मनी बढ़ जाता है। अब पिगी बैंक में आप नहीं रखते, आप आईडी में रखते हो पैसे, राइट। डेफिनेटली मैं जब कॉलेज में था तो देयर वाज कंसेप्ट कि आरडी ओपन करो आप लोग, ठीक है। वो आरडी में क्यों रखते थे कि हमारे फादर मदर पेरेंट्स बोलते थे कि आप आरडी में पैसा रखोगे तो आपकी स्कूल की फीस में काम आएगा, ठीक है। आपके जो कॉलेज के खर्चे, जैसे अगर आपकी फ़ीस भरनी है उसके अलावा कैंटीन में या और कोई खर्चे हैं, बुक्स लाने ये वो, तो उसके लिए काम आएंगे, राइट। सो कॉलेज में इस तरह से इन्वेस्टमेंट हमारा या सेविंग होता था। एंड देन व्हेन वी ग्रो अप वी स्टार्ट अर्निंग, ठीक है। तो अर्निंग के बाद पहला क्या करना है, तो सी you are in a family where you are already been taken care of by a person. If you are in a joint family, obviously you have been taken care of. तो आपको घर में इतना खर्चा नहीं होता है, right? So what you need to do is you need to invest at least 80 to 90% of your amount. अच्छा है, आपने उसको आरडी करो, एफडी करो या सिप करो, लेकिन आपका पैसा सेव होना जरूरी है। तो कॉलेज लाइफ से ही भी होना चाहिए। अगर मुझे कुछ पॉकेट में ही आता है, मैं कॉलेज में मेरे एक्सपेंस कर रहा हूँ और मैं दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ, बाहर खाना खा रहा हूँ, उसमें भी थोड़ा सा अगर आप सेविंग करके वहीं से कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करते हो तो एक हैबिट बिल्ड होता है। और जैसे हम लोग बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो वन इज कंसिस्टेंसी, सेकंड इज प्रोफिशिएंसी एंड थर्ड इज एफिशिएंसी। हाँ, चाह रहे, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी, प्रोफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी, आप कंसिस्टेंटली कोई चीज़ करोगे, ठीक है, तो आपको उसकी आदत पड़ जाएगी, तो बिकम प्रोफिशिएंट इन सेविंग योर मनी, इन्वेस्टिंग योर मनी। बड़े होने के बाद भी आपको जब भी कोई इंसेंटिव आएगा कि अरे आईफोन आ गया, मेरे को खरीदना है, यार ये लैपटॉप खरीदना है या वो खरीदना है, तो आप सोचोगे पहले कि नहीं, पहले मैं आई विल टेक अ पॉज, विल सेव सम मनी एंड देन बाय दैट। बट इसका एक और अभी जब हम बात करें ना, मुझे एक बेनिफिट ये समझ में आ रहा है, डेफिनेटली कॉलेज पास आउट होते ही तो हर एक को जॉब नहीं देता। एवरीवन इज़ नॉट दैट मच टैलेंटेड और लकी नहीं रहता कि हाँ मेरा एजुकेशन हो गया, मुझे जॉब मिल गया। सो ये अगर कॉलेज लाइफ में थोड़ा सेविंग करता है तो वो जो ग्रेस पीरियड रहता है कॉलेज लाइफ में जनरली लोग आजकल क्या करते हैं कि तो हो सकता है कि एटलीस्ट 10-20% जो ऐसा भी सोचते हैं कि चलो कोई पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉलेज हो गया 4 घंटे का, कॉलेज हो गया 4 घंटे का कोई पार्ट टाइम काम कर लिया, ठीक है। एंड देन दैट वे यू कैन स्टार्ट अर्निंग, एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी हो जाता है, ठीक है। एंड देन पार्ट ऑफ दैट मनी कैन गो इनटू सेविंग। सो सी देयर इज नो वे यू कैन अर्न मनी
during college days unless until you do some work or you get a huge amount to Yes. investment. से मेरा ये तात्पर्य था कि पॉकेट मनी से सेव करे तो अगर जॉब लगे तक आफ्टर आई पास आउट फ्रॉम द कॉलेज तो वो एक सरप्लस टाइम मिल जाएगा कि आई विल नॉट बी अ लाइबिलिटी फॉर फैमिली, है ना, राइट? सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। अभी जैसे अभी किसी को जॉब लगता है, राइट, समबडी मे बी ह्यूज लकी और टैलेंटेड कि लाख रुपए महीना भी मिल जाता है आज तो, राइट, बट समबडी विल बी 10,000 रुपये महीना कमाता है, राइट। आई एम सेइंग जस्ट बहुत वेरिएबल नंबर में मैं बात कर रहा हूँ। एवरेज सैलरी इन इंडिया इज 35-50,000 फॉर अ फ्रेशर। समबडी गुड अच्छा रहता है, एवरेज पर्सन के लिए कम रहता है। तो इनिशियल जो सैलरी रहता है उसका क्या परसेंटेज हमने सेविंग्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये क्वेश्चन आता है, राइट? क्योंकि इसका इम्पैक्ट आगे जाके पॉजिटिव रहता है, निगेटिव रहता है। व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? लाइक डेफिनेटली आप Almost who starts, yeah, so the person who starts earning, so पहला सैलरी जब आता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इज नॉट मैरिड, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ नहीं की रहती है, राइट? सो मैक्सिमम अमाउंट थोड़ा सा अपना एक जो महीने का एक्सपेंसेस है उतना पैसा बाहर निकाल के यू शुड लुक एट इन्वेस्टिंग इज मनी। अब सपोज कि somebody is earning से 40,000 रुपीज़, राइट? तो 50,000 में से 10,000 15,000 उसका महीने का खर्चा हो सकता है कि रिमेनिंग 30-35,000 हैज़ टू गो इनटू सेविंग। नहीं, बट ज़्यादा हुआ था सर, आजकल की लाइफस्टाइल में खर्चा ज़्यादा नहीं रहेगा। व्हाट यू थिंक है? कि मैं थोड़ा कंजर्वेटिव, अच्छा, मतलब माइंडसेट वाला इंसान हूँ, सो मैं ये सोचता हूँ कि ज़्यादा खर्चा कम होता है, मतलब खर्चा कम होना चाहिए, सेविंग ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, सो बट ये तो एक हैबिट है ना, खर्चा कम रहना चाहिए, सेविंग्स ज़्यादा रहना चाहिए। बट लाइक डेफिनेटली आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं हमें एक एम्बिशन को यही दिखाना है कि खर्चा कम रखना है, सेविंग ज़्यादा रहना करना है। बट आज लाइफ रिवर्स होते जा रहा है ना, खर्चे ज़्यादा है, सेविंग्स कम है। तो ये हैबिट हाउ यू थिंक, लाइक डेफिनेटली आपको दिखा होगा ना कि कोई बंदा है जिसका सैलरी कम है बट बहुत सेविंग किया और उसके आज क्या बेनिफिट है। सो दैट सेविंग, जैसे आपने बताया, एफिशिएंसी कंसिस्टेंसी के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, मतलब कुछ सालों बाद आपको रिजल्ट दिखाती है। देखिए, अगर आपने शुरुआत से अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, ठीक है, आप जब कॉलेज में तब से अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, सो यू बिल्ड अप दैट कंसिस्टेंसी, ठीक है, आपको आदत पड़ जाती है, देन यू बिकम प्रोफिशिएंट एंड देन एफिशिएंसी आपको आती है, आपका वेल्थ बढ़ने लगता है। एंड देन एट सर्टन पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग देयर इज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वेल्थ दैट इज क्रिएटेड। आपको लगता है कि नहीं, अभी इस पैसे को भी मैं और बढ़ा सकता हूँ, कह रही है प्रोफिशिएंसी आप में। सो मिनिमम कितना सेविंग होना चाहिए? जैसे इनिशियल जॉब्स जो है, मैंने जैसे बोला कि 80% शुड गो इनटू सेविंग, बट हाँ, बट इफ़ इट इज़ इम्पॉसिबल एटलीस्ट ट्राई टू सेव सम अमाउंट ऑफ मनी। जैसे अगर कोई 50,000 कमा रहा है तो एटलीस्ट 25,000 उसका, बस अपने 50% एटलीस्ट जाना चाहिए। देखो, इनिशियली आपके पास आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है, ठीक है, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, शादी हो जाएंगी, बच्चे होंगी, तब आपको ये जो आपकी कंसिस्टेंसी है वो शुरू रखनी है, राइट राइट, तब वो नहीं होगी। अगर आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो अपने खर्चे बढ़ेंगे, एवरीथिंग विल बी लाइक हेवायर, बराबर, कह रहे वो हेवायर ना हो, इसीलिए आपको शुरुआत से ही जितने ज़्यादा पैसे हो सकते हैं। सो ये तो बात पक्की हो गई थी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करना चाहिए। आई विल से लाइक 20% तो भी करना चाहिए। बट इफ आई एम न्यू टू इंडस्ट्री, आई जस्ट स्टार्टेड माई करियर, मैंने अभी जस्ट शुरुआत की है, तो वो कौन से सेगमेंट में कैसे डिसाइड करेगा? इसी तरह सेवरल पीपल वर्क सक्सेसेस, बट मैं थोड़ा सा इनिशियल फेज पे सेग्रीगेट करता हूँ कि एज वाइज से। एज अपना है, मे बी जस्ट से फॉर एग्जांपल एनीबडी हु स्टार्ट्स वर्किंग वुड बी अराउंड 20-22, ठीक है, सो अप टू फ्रॉम 20 to 35, ठीक है, 35 to 45, 40 लेवल टू 55, Yes, ये मैं थोड़ा सा डिवाइड करता हूँ। सो बिटवीन 22 and 35, सो 22 में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है तो स्टार्ट्स ऑन द जॉब, राइट? फ्रॉम दैट period onwards, you should have at least 80% equity exposure. Okay, yes. Between 35 and 45, your equity exposure has to come down by 20%. So it should be around 60%, and after 45, it should be 40%. ठीक है, 55 के बाद आपका equity exposure रिटायरमेंट के बाद भी 20% तो होना ही चाहिए। अच्छा, नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट पीपल और बिटवीन 22, हाँ, मतलब जस्ट जिससे जॉब लगा है, तो अभी इक्विटी एक्सपोजर है। हाँ, वाई इक्विटी? बिकॉज इक्विटी ऑलवेज इज इट बीट्स इन्फ्लेशन, ठीक है। मेरा अगर मुझे 12% भी अगर मिलता है तो मेरा 6 साल में पैसा डबल हो जाता है। अच्छा, द सेम मनी इफ आई पुट इन टू आर डी इट कैनॉट डबल इन 10 years, राइट? द सेम अमाउंट ऑफ मनी इफ आई पुट इन टू एफ डी इट कैनॉट डबल इन इट डबल्स इन से अराउंड 9 लिखता है। सो ऐसे पावर ऑफ 72 ने सोचा था कि अगर मैं एफ डी में पैसे रखता हूँ और मेरा एफ डी का जो इंटरेस्ट है लेट इट 8%, एंड एज पर पावर ऑफ 72, रूल ऑफ 72,
72 divided by 8, my money doubles in 9 years. सो व्हाट इज द रूल ऑफ 72? ये क्या है मतलब सिंपल लैंग्वेज में? सिंपल लैंग्वेज में रूल ऑफ 72 इज मेरे को जो इंटरेस्ट है 72 से मेरे को इंटरेस्ट डिवाइड करना है, तो वॉट एवर द आंसर इज कि दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स इन विच योर मनी डबल्स. So if the rate of interest is 8% and I would divide 72 by 8, the answer is 9. Within 9 years, my money will double. Okay. So if my rate of interest or my rate of return is say 14% or 15%, my money doubles in 3.5 years. ओके But so why equity? Because you are young and take risk, and equity always gives better returns. Obviously now there is some kind of a trend कि गोल्ड में भी पैसा रखना चाहिए, बट मैं ये समझता हूँ कि ओवर अ पीरियड ऑफ 40 years गोल्ड हैज़ गिवन और रोलिंग रिटर्न ऑफ 9% ओनली. आज भी अगर आप देखो तो रोलिंग रिटर्न 9% ही है, ठीक है, बट स्टेबल है ऐसे बोल सकते लेकिन स्टेबल है, वो कभी घटता नहीं है, तो गोल्ड तो होना ही चाहिए, बराबर. सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग 20,000, 20% आपने बोला कि कोई कमा रहा है 20% उसका इन्वेस्टमेंट में जा रहा है, तो 20% से 20% इज 10,000, तो 2,000 रुपये का गोल्ड खरीद लो. राइट. लेकिन आप 2,000 का गोल्ड खरीद नहीं सकते, ठीक है, तो 2,000 के गोल्ड में क्या आएगा, कुछ नहीं, ठीक है. सो यू इन्वेस्ट दैट मनी टू गोल्ड फंड, हाँ ओके. which will give you the same kind of returns at a physical gold release. Okay, remaining 8,000 has to go into equity, so it is business, राइट. ठीक है. अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है, मुझे अपने बिजनेस के लिए कैपिटल की, आपने भी शुरू किया होगा, कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, और कैपिटल एक जॉब वाले इंसान के पास नहीं होता. सो व्हाट आई डू इज आई डोंट स्टार्ट माई ओन बिजनेस, आई इन्वेस्ट इन समबडी एल्सेस बिजनेस, राइट. सो व्हाट आई डू इज आई बाय स्टॉक्स और आई बाय म्यूचुअल फंड्स. ओके. राइट. अब मैं किसी और के बिजनेस में पैसे लगा रहा हूँ, तो मैं किसके बिजनेस में पैसे लगा रहा हूँ, आई इन्वेस्ट इन टू अडानीज बिजनेसेस, अंबानी के बिजनेस में डाल रहा हूँ, टाटास के बिजनेस में डाल रहा हूँ, बिरलास के बिजनेस में डाल रहा हूँ. आई इन्वेस्ट इन टू न्यू एज कंपनीज. तो अगर न्यू एज कंपनीज अगर 20% 25% से बढ़ रही है, कि मेरा इन्वेस्टमेंट भी 20-25% से बढ़ना ही है, यस. ठीक है, एंड दैट्स वेयर माई मनी विल ग्रो फास्टर, ठीक है. सो एज यू सेड कि 20-22 की उम्र में अगर मेरे को पैसे इन्वेस्ट करना शुरू करना है, तो 80% हैज़ टू गो इनटू इक्विटी एंड द रिमेनिंग अमाउंट कैन गो टू गोल्ड. ओके. तो बाकी जो ट्रेडिशनल वेज है लाइक आरडी करना चाहिए या आज मेरे हिसाब से आरडी नहीं करना चाहिए, कि ठीक आरडी आप कॉलेज में थे तब सही था, कि वो स्कूल में थे तब सही था, लेकिन आरडी नहीं करना चाहिए बिकॉज दैट डजंट ग्रो एट ऑल. राइट. सो वो उनके हिसाब से पूरा इक्विटी में ही जाना चाहिए. व्हाट यू बिल्ड At the age of between till around 35, your 80% has to go into equity. नहीं, बट लेटली से लाइक मुझे अभी जॉब लगा है, अभी हम आगे के सेगमेंट में जाएंगे, 5 साल के बाद मेरा सैलरी भी बढ़ेगा, बट इनिशियली व्हाट वी हैव से कि सबका एक गोल रहता है कि मे बी होम और कार, राइट. सो फॉर दैट ऑल्सो वी शुड इन्वेस्ट ऑल मनी इन इक्विटी. और वो रेडीनेस कैसा रहेगा मतलब? देखो अगेन मेरा मतलब पर्सनल ओपिनियन है कि घर लेने के लिए पहले अपने पास एक सिग्निफिकेंट कैपिटल होना जरूरी, राइट, ठीक है. तो एक टाइम था जब मैंने पहले घर लिया था, तो मुझे एक्चुअली सो आई बॉट माई फर्स्ट हाउस थ्रू माई जीजा जी, राइट. सो ही गिव मी अ वेरी हैंडसम डिस्काउंट, अदरवाइज मैं वो नहीं ले पा. अच्छा, लेकिन उस वक्त हमने घर लिया, और घर लेने के टाइम पे दी रियल एस्टेट मार्केट वॉज सो गुड, राइट, सो वेरी गुड. तब मतलब डिमांड था लेकिन सप्लाई कम था. यस. राइट. तो माई I bought a house at around say 5,25,000. It tripled in 5 years. ओके. Tripled. ये का मैंने बोल रहे ईयर क्या था? That was in 2003. I sold the house in 2008. ओके. पाँच साल में मैंने उसको बेच दिया 15. Okay. I bought another house at 25 lakhs. I sold it in 5 years at 90 lakhs. Oh, so that's how it is. So real estate market was so good because there was demand or there was no supply. ओके. दैट इज अ रीजन. जो अर्लियर फेज में जिन्होंने रियल एस्टेट में मनी मेक किया है, और इट्स 2008, between 2008 and 2014 रियल एस्टेट मार्केट started becoming slack. तो रियल एस्टेट मार्केट में अभी इन्वेस्ट करना उसके बाद थोड़ा सा रिस्की हो एज एन इन्वेस्टमेंट. सो अगर मैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में चाह रहा हूँ, तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी डोंट ग्रो, बराबर है. अब देखो उसका अप्रिसिएशन उतना है नहीं, अच्छा ठीक है, लेकिन अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में जा रहे हो तो वहाँ पे है. अब हमारा क्वेश्चन ये है कि वेदर आई शुड गो टू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ अ हाउस. हाँ, मतलब हाउस बट उसके लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, सेविंग कहाँ? तो अगर मेरे को घर लेना है, से मैंने ये सोचा कि मेरे को 5 साल के बाद घर ले, तो आई शुड इन्वेस्ट माई मनी इन अ एसेट विच ग्रोज फास्टर, राइट. एंड म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स
और इक्विटी इज अ बेटर ऑप्शन. ओके. एज ऑफ टुडे गोल्ड इज अनदर ऑप्शन, बट अगेन गोल्ड आज बढ़ रहा है, कल जाके वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, अभी यू नेवर नो. राइट. So there are geopolitical reasons for that, but even today also I would prefer people to invest into equities. बट ये एक ओवरऑल आप मैं भी तो ये देखता हूँ भी पर्सन स्टार्ट इन्वेस्टमेंट और 1-2 साल फिर उसका इन्वेस्टमेंट एज इट इज़ वैसा ही रहता है या नीचे गिर जाता है. तो पेशेंस का भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है. तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो आप 1 या 2 साल के बारे में सोचो ही नहीं, ये कम से कम 5 से 7 साल का आएगा सोचो. तो आपका गोल भी ऐसे ही रखो कि जो 5 और 7 साल बाद में हो. आप अगर आप गोल आपका रहेगा 2 साल के बाद का, तो आपने इक्विटी एक्सपोजर कम ही रखना चाहिए. सो कंसिस्टेंसी शुड बी देयर कि हाँ भाई मतलब कंसिस्टेंसी एंड लॉट ऑफ पेशेंस. बहुत पेशेंस ज़रूरी है. बिना पेशेंस के आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते. ओके. अगर आप बड़े इन्वेस्टर्स भी अगर आप देखोगे, राइट, फ्रॉम पीपल लाइक राकेश जी और राधा कृष्णा दमाई, राइट, तो इन लोगों ने भी पेशेंस है. दे डोंट चर्न देयर शेयर्स. राकेश जी ने टाइटन खरीदा तो उन्होंने वो बेचा नहीं 10 साल के बाद. उन्होंने 20 साल रखा उसको, तब जाके वो वेल्थ क्रिएट हुआ ना. बट सो सोशल मीडिया पे मे बी दैट इज अ फेक वीडियोज एंड ऑल. सोशल मीडिया पे तो ऐसा दिखाया जाता है कि ऑप्शन से दे बिकम रिच. और व्हाट आई फील समबडी एज ए इन्वेस्टर थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर देता है, उसका पेशेंस लूज होते जाता है, कोई दोस्त आगे बोलता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग कर ले, एंड देन क्या होता है मुझे नहीं पता. बट हाँ डेफिनेटली दैट इज गुड और रॉन्ग. लाइक ऐसा कुछ एक आंसर दिखा था मुझे. ऑप्शंस ये कोई मैजिक पॉइंट तो है. ऑप्शंस है, आप ट्रेडिंग कर सकते हो, बट पहले तो ये समझना चाहिए कि ऑप्शंस है किस लिए. ठीक है, ऑप्शंस इज एन आइटम, ठीक है, जो अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को हेज करने के लिए. अच्छा, तो मेरा जो लॉन्ग टर्म का एक पोर्टफोलियो बन रहा है उसको मैं हेज कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में शायद हो सकता है कि मेरा पोर्टफोलियो कम हो जाए या मार्केट में थोड़ा छोटा 8 से 10% का क्रैश आ जाए, तो आई हेज माई पोजिशन बाय बाइंग ऑप्शंस और सेलिंग ऑप्शंस. सो यू शुड कंसिडर ये एज अ जीरो हो सकता है. हाँ, तो वो एक करा, लेकिन वो जीरो हो सकता है, लेकिन मैं हेज के लिए उसको यूज कर रहा हूँ. मनी मेकिंग के लिए नहीं करना चाहिए. ट्रेडिंग के लिए अगर आप कर रहे हो, इफ यू वांट टू टेक दैट रिस्क, यू शुड अंडरस्टैंड द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन इट. ठीक है, अगर आपको डाउनसाइड पता नहीं है तो आपने ऑप्शंस पे काम नहीं करना चाहिए. और कुछ स्ट्रेटेजीज ऐसी होती है जहाँ पे आप मिनिमम रिस्क पे काम कर सकते हो, लेकिन वो कंसिस्टेंटली अगर वो काम करो तभी जाके पैसा बन सकता है. अगेन, उससे भी मैजिक वाइंड नहीं होता है. इट इज़ नॉट लाइक जादू की चलो एकदम से पैसा बढ़ना शुरू हो गया. मतलब जो है आप पे एक है लाइक दोज हु आर इनटू वर्किंग पीपल, उन्होंने ऑप्शंस करना चाहिए या चुपचाप इन्वेस्टमेंट पे ही ध्यान डालना चाहिए. अपने काम पे ध्यान दो. आप अपने काम पे ध्यान दो, आप अपनी जॉब पे फोकस करो. ठीक है, आप जो भी पैसा बच रहा है उसका आप इन्वेस्ट करो, वो पैसा अपने आप बढ़ेगा. राइट. ठीक है सर, लेकिन अगर आप अपना काम छोड़ के अपने काम से टाइम निकाल के अगर आप ऑप्शंस पे या ट्रेडिंग पे फोकस करो, देन दैट विल नॉट डू यू एनी गुड. अच्छा, आप अपना काम भी ठीक से कर नहीं पाओगे और ट्रेडिंग भी ठीक से नहीं होगा. करेक्ट. सो वी आर कमिंग बैक लाइक अभी हमारा सेगमेंट है 0 से 5 साल इक्विटी में मैंने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, राइट. बट कितना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए? जैसे प्रॉपर्टी हैव गिवन यू गुड रिटर्न, अभी प्रॉपर्टी रिटर्न दे रही नहीं रही दैट इज अ सेपरेट क्वेश्चन. बट एवरी वन इज हैविंग अ ड्रीम कि यार 5 साल के बाद मुझे कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है. सो अमाउंट एग्जिट कैसे करना चाहिए? लेट्स से लाइक माई ड्रीम इज टू बुक अ होम और टू बुक अ कार के जो लैक्स में, और कुछ हॉलीडेज है, और मैरिज कॉस्ट ये इंडिया में जनरली बहुत ज़्यादा बड़े एक्सपेंस रहते हैं, राइट. और को बाय गोल्ड फॉर मैरिज, ये भी एक एग्जाम्पल है. सो हाउ वी शुड गेन दैट मनी आउट ऑन. जैसे मैं RD FD बुक करता हूँ तो मैं मेरा 5 साल के बाद वो ऑटो विड्रॉल हो ही जाएगा, राइट. काइंड ऑफ मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा. इक्विटी विल नॉट गिव अस अलर्ट. तो कितना अमाउंट वहाँ से गोल कैसे डिसाइड होना चाहिए कि जैसे मैं अभी 20% मेरा सैलरी का इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 5 साल के बाद मुझे पता है आई एम कमिंग टू एज ऑफ 28-30, तो आज इंडिया में मैरिज एज है. तो क्या फैक्टर डिसाइड होगा कि कितना अमाउंट निकालना चाहिए, व्हाट विल बी द प्रॉपर्टी कॉस्ट, तो सो दैट जो इन्वेस्टमेंट है वो सही निकल जाए इस तरीके से. ये फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें पहले अपने गोल्स, कई गोल्स हमें पता ओके. सो कई माइलस्टोन, जो हमारा गोल नहीं, मतलब हमारी लाइफ के कुछ माइलस्टोन्स होते हैं. तो व्हाट इज़ द फर्स्ट माइलस्टोन? कि मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँ, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँ, फिर पहला जॉब. ठीक है, जॉब के बाद आई स्टार्ट अर्निंग मनी,
Then the next goal is to get married, right? Then another goal is to have kids and have a bigger family. And then schooling बच्चों का. तो बच्चों का स्कूलिंग कब आता है? जब 5 साल का बच्चा हो जाता है तो ही गोज इन टू फर्स्ट स्टैंडर्ड 5 या 6 साल की उम्र में. उसके बाद उसके 15 साल के बाद ही कंप्लीट्स 10th. तो एक माइलस्टोन आता है. 10th के बाद 12th एक माइलस्टोन होता है. यस 12th के बाद ही गोज इन टू वोकेशनल ट्रेनिंग के बाद. सो दीज आर माइलस्टोन. तो ये सारे माइलस्टोन हैं, इसमें मल्टीपल इन्वेस्टमेंट और सेविंग. तो मैं अगर एक ही इन्वेस्टमेंट कि मैंने एक इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और फिर ये मेरे सारे गोल्स के ये रहेगा, ये रॉन्ग अप्रोच. कैसे गिरे? हर एक गोल के लिए मेरा इन्वेस्टमेंट अलग होना है. ओके, ठीक है. सो अलग अलग पोर्टफोलियो हमने डिसाइड करना चाहिए, इक्विटी या तो फिर म्यूचुअल फंड लेना चाहिए. देखो अलग कैसे? देखो अगर आप मेरे हिसाब से जो आप इक्विटी में, वाई इक्विटी? बिकॉज सी मेरा मतलब इंस्टिंक्ट जो है ना वो इक्विटी तरफ ज़्यादा है. क्यों है? बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग इन टू इंडिया. वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इन टू अ कंट्री विच इज़ ऑलरेडी गोइंग टू रिसेशन लाइक पैसे. मैं भारत में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ. अगर मैं भारत में इन्वेस्ट करूँगा तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू ग्रो, वी आर गोइंग फास्टर, राइट? तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आगे 10 से 15 साल के बाद इंडिया विल बी अ वेरी बिग इकोनॉमी. ओके, लाइक अभी तो थोड़ा जॉब का भी क्राइसिस है, आईटी में भी प्रॉब्लम चल रहा है, ले ऑफ्स आते हैं. बट मतलब इंडिया इफ यू आर सेइंग ग्रोइंग इकोनॉमी है तो जॉब्स कैसे रहेगा फिर? लाइक डेफिनेटली ये भी इतना कहाँ जॉब. पहले आईटी नहीं था, अभी जॉब्स थे. उसके बाद आईटी आ गया, तभी जॉब्स आ गए. आईटी में देयर वाज अ .com बबल इन 2000, तभी जॉब्स गए और फिर आए. ठीक है. सो अगर आज जॉब जा रहा है तो वापस नए जॉब्स क्यों आएंगे, राइट? तो मेरे हिसाब से इंडस्ट्रीज चेंज होंगी. तो अगर आईटी में अगर बॉडी शॉपिंग करने वाले लोग हैं या सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लोग जो जा रहे हैं तो वो दे विल गो इन टू AI एंड अदर थिंग्स. तो मतलब अभी लोग कहते हैं और इन चेक करके वो चेंज कर सकते हैं. कोर इंडस्ट्री में ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे. जैसे मैन्युफैक्चरिंग है या मैकेनिकल है या रिसर्च बेस्ड है तो ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हुए. सी देयर आर ऑल्टरनेटिव. ऐसा नहीं है कि कोई किसी आदमी को अगर जॉब चला गया तो देन यू विल नॉट गेट अ जॉब एनीवेयर, राइट? यू कैन अपस्किल हिमसेल्फ काइंड गोइंग टू अदर जॉब सेगमेंट. ठीक है. तो अभी अलग अलग पोर्टफोलियो में कैसे इन्वेस्ट किया जाए अगर गोल की बात करें, राइट? तो हर एक गोल को अगर तो मेरा गोल डिफाइंड होना चाहिए. मेरा गोल क्या है? पहला कि मेरा से इफ आई एम 22 एट द एज ऑफ 27 और 28 आई एम गोइंग टू गेट मैरिड. तो माय फर्स्ट गोल इट शुड बी टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग मनी फॉर माय मैरिज. ठीक है. लेकिन आगे के भी सो सेपरेट कुछ शुराव से लेना होते ही या मल्टीपल अकाउंट्स वी शुड मेंटेन. कैसे? एक ही अकाउंट करो, आप एक ही फंड ले लो. ठीक है. अगर मैं 5,000 अफोर्ड कर सकता हूँ सिर्फ उस चीज़ के लिए, तो 5,000 इंटू 12 मंथ से 60,000 है सेइंग फॉर मैरिज. 30,000 इंटू से 6 years मेरा कम से कम 3.5-4 लाख का इन्वेस्टमेंट हो जाता है. विच कुड बी अराउंड 8 to 10 lakhs व्हेन आई एक्चुअली गेट मैरिड. ठीक है. तो तब मेरे पास एक सब्सटेंशियल अमाउंट हो जाएगा. सो ये एक मेरा गोल हो गया. इन द सेम वे आई विल हैव सम अदर गोल्स ऑल्सो. तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आई विल गेट मैरिड तो आई ऑल्सो नीड टू थिंक बियॉन्ड दैट, राइट? सो आई विल हैव अ बिगर फैमिली. ठीक है. तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, उसके लिए भी मेरे को. सो वी शुड ऐड ऑन जैसे जैसे व्हेनेवर यू रियलाइज कि मुझे आने वाले समय में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाला है या दीवाना करी तो मैं अगर 5,000 तो ऑब्वियसली इफ आई एम अर्निंग सिर्फ 50,000 इनिशियली, तो मैं अगर 5,000 या 10,000 का SIP कर लूँ तो मैं ये सही बराबर है. वंस आई स्टार्ट अर्निंग मोर आई शुड इंक्रीज माई SIPs और आई शुड इंक्रीज माई इन्वेस्टमेंट्स. सो दैट्स पर योर ट्रिगर. ऐसे बोल सकते जैसे जैसे तुम्हें लग रहा है कि हाँ यार डेफिनेटली अभी होम का सेटिस्फैक्शन हो गया, चाइल्ड एजुकेशन आने वाला है, तो जैसे तुम्हें ट्रिगर होता है यू शुड स्टार्ट न्यू इन्वेस्टमेंट फॉर दैट. आई शुड स्टार्ट इन्वेस्टमेंट एंड ओवर एंड अबाउट दैट. अगर आप जैसे हर एक इंसान को ऐसा लगता है कि आई शुड हैव अ हाउस ऑफ माई ओन, बट देयर इफ यू आर वर्किंग समवेयर, आपका सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल नहीं है, तो आप डाउन फ्रंट पेमेंट देके घर नहीं कर सकता. तो लोन लेना पड़ेगा. तो लोन देने के लिए यू शुड हैव एटलीस्ट 20% ऑफ की अपफ्रंट पेमेंट टू बी गिवन टू द बैंक. सो दैट्स देयर इज अ सेविंग पॉट. तो वो सेविंग भी बहुत जरूरी है. फिर आप लोन लेंगे. यस, अगेन हैविंग अ हाउस, हैविंग अ मतलब लोन ऑन अ हाउस इज अ गुड लायबिलिटी, बराबर है. बट इट इज़ अ गुड लायबिलिटी ओनली इफ द जॉब कंटिन्यूज और देयर इज अ जॉब सिक्योरिटी काइंड ऑफ. तो जैसे आपने हर एक चीज़ अपनी एक दूसरे को मतलब लिंक करती है, राइट. जैसे आपने बताया कि रियल एस्टेट गिव यू गुड रिटर्न, राइट? बट अभी
डिमांड सप्लाई इज बैलेंस और मोर सप्लाई इज देयर ऐसे? लॉट ऑफ सप्लाई रियल एस्टेट, सो मुझे नहीं लगता कि रियल एस्टेट के दाम बढ़ेगी ज़्यादा. सो इफ समबडी इज थिंकिंग टू बुक अ हाउस एज ऑफ नाउ, वो थोड़ा डिले करके अगर वो कुछ उतना जो ईएमआई आने वाला है वो इन्वेस्टमेंट करता है मे बी वॉट एवर, और बुकिंग हाउस थोड़ा डिले कर लेता है, तो विल इट बी बेनिफिशियल फॉर हिम? दैट्स एन इंटेलिजेंट स्ट्रेटेजी. अगर रियल एस्टेट के दाम ज़्यादा बढ़ नहीं रहे ना, ठीक है, से अगर जो जहाँ पे रेट 5 साल पहले सिर्फ 10,000 रुपये का रेट था, आज भी 10,000 के आसपास ही है, ठीक है, तो 5,000 में कोई ज़्यादा बढ़ा नहीं है, उल्टा फ्लैट्स की साइज़ कम हो रही है. हाँ, साइज कम हो रही है, राइट. ठीक है, तो आई एम नॉट गेटिंग अ बिगर स्पेस एनी इज, बताओ. उससे तो अच्छा है कि मैं वो पैसा जो मैं घर के लिए सेव कर रहा हूँ उसको मैं अलग से SIP करूँ या कहीं भी मैं सेव कर लूँ. हाँ, मतलब जैसे लोन के लिए जो पैसा जाने वाला था वो पैसा अगर हम थोड़ा नॉर्मल और पोर्टफोलियो में इंक्रीज कर देते हैं, अगर आज बुक करना है हाउस 2 साल के बाद करते हैं, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है क्या? मतलब एट टाइम पॉजिटिव इम्पैक्ट क्यों आएगा? अगर मैंने सेम पैसा, आप सोचो, गोल्ड एक ही साल में 50% बढ़ गया, ज़्यादा बढ़ गया, बराबर है, तो अगर वही पैसा मैंने गोल्ड में लगाया होता, 2 साल पहले मैं सोचा था कि घर लेना है, ठीक है, फिर मैंने सोचा कि नहीं घर नहीं लेना, मैं गोल्ड में डाल लेता हूँ, ठीक है, गोल्ड में डाल दिया, आज कितना बढ़ गया होता मेरा. जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो मुझे घर लेने के लिए ज़रूरी था वो मैंने दिया नहीं वहाँ पे घर बुक करने के लिए, एंड देन दैट अमाउंट हैज़ ग्रोन बाई 4 times बिकॉज आई इन्वेस्टेड इन वर्क. तो ये कैन रिड्यूस योर लोन बर्डन, और मे बी कैश में भी घर पे सकते हो. एंड देन वी आर इनटू इंटरेस्ट के साइकिल्स होते हैं, जैसे इंटरेस्ट साइकिल वी आर इनटू, और डिक्रीजिंग इंटरेस्ट साइकिल. ओके, जैसे जैसे इंटरेस्ट कम होते जाएंगे वैसे वैसे आपका लोन भी सस्ता होता जाएगा. राइट. तो आप अपना फ्रंट पेमेंट बढ़ा दो और लोन का बर्डन को कम कर. तो दैट इज गोइंग टू बी ऑर्गन दैट इज. बट एक घर तो रहना चाहिए, व्हाट यू फील लाइक. अपने रहने के लिए घर होगा. बट अब यहाँ क्वेश्चन ऐसा है ना, लाइक डेफिनेटली पीपल इन सिटी थिंक ओनली रियल इस्टेट एज अ इन्वेस्टमेंट. मतलब मे बी ऐसा मुझे दिखता है, या आई एम रॉन्ग? पीपल आर गोइंग ऑन सेकंड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एज अ हाउस. जो वी आर ई पुणे सिटी, राइट, जो दिखता है पुणे में, बिल्डर्स आर डूइंग मार्केटिंग 1 BHK से 2 पे जाओ, 2 से 3 पे जाओ, राइट, 3 से 4 लग्जरी. सो आई फील एवरीवन इज मूविंग ऑन दैट लाइबिलिटीज ओनली. ये एक सही जा रहे हैं लोग या गलत जा रहे हैं? व्हाट यू बी सी पहले सेकंड होम इज नीडेड और नॉट? मतलब जैसे किसी के पास 1 BHK है तो 2 पे जाना चाहिए, या अपने रहने के लिए जाना चाहिए, खुद के रहने के लिए? राइट, खुद के लिए रहो, बराबर है. अब रेंट के लिए अगर आपके पास ऑलरेडी 2 BHK 1 BHK, आप 2 BHK ले रहे हो अपने लिए, बराबर, देन यू गिव दैट 1 BHK ऑन रेंट. ओके, सो व्हाट इज द रेंट यू आर गोइंग टू गेट? द रिटर्न ऑन दैट रेंट वुड बी नॉट मोर देन 2.5-3% पर एनम. अच्छा, घर का एप्रिसिएशन कितना है? अगर उसी बिल्डिंग के बाजू में एक नया बिल्डिंग हो रहा है एंड ही इज सेलिंग एट द सेम रेट, तो मैं पुराना घर बेच भी नहीं सकता नए रेट पे. पुराना घर है इसलिए मेरे को 10-20% डिस्काउंट पे अपना घर बेचना पड़ेगा. यस सर, एज कम्पेयर टू द मार्केट रेट. एंड देन माई रेंटल इनकम इज नॉट मोर देन 2.5-3%. ठीक है, तो फ़ायदा क्या है? मोर अब घर रखना है फिर मैं 2 BHK में जाकर, उससे तो अच्छा है कि मैं 1 BHK बेच लूँ, जो रेट मिल रहा है मैं 2 BHK ले लूँ अपने लिए, राइट. खुद के रहने के लिए ले लूँ. दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन. ये मेरा मानना है. पीपल को डिफर. हाँ, करेक्ट ये मेरा ये है थॉट प्रोसेस था. वॉट एवर डिस्कशन हम आज जो कर रहे हैं ना, पीपल शुड बी हैविंग लेस फाइनेंशियल बर्डन, राइट. सही थोड़ा इन्वेस्टमेंट करे. मार्केट में जो केओस चलता है, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट बताते हैं या रियलिटी नहीं वो बताते, राइट. रियलिटी मार्केटिंग वाले लोग रियलिटी नहीं बता सकते हैं, नहीं बता सकते. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. लेकिन सो सेकंड होम अगर लेना है तो खुद के लिए लो, अदरवाइज एज आई इन्वेस्ट इन लेट इज नॉट अ लिक्विड एसेट. हाँ, सेलिंग अ हाउस इज नॉट एन ईजी जॉब. मेरे पास गोल्ड है, मैंने लॉकर में से निकाला, मैं ज्वेलर के पास गया, मैंने गोल्ड बेच दिया, कब मनी इन माई अकाउंट. बट आई कैन नॉट सेल अ हाउस विद इन 1 day. people as a investment are thinking only for real estate as a investment, as a second property ले लेते, वही मेरा इन्वेस्टमेंट रहेगा, वही मुझे शायद रेंटल देगा, या आई कैन सेल इट क्विकली. जो सेल ऑफ क्विकली नहीं कर पाते हो, तो ये थॉट प्रोसेस क्यों बिल्ड हो रहा होगा? व्हाट यू थिंक लाइक? ये एक्चुअली ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस है. हमारे ज़माने में कोई SIPs नहीं थे ना, म्यूचुअल फंड्स ही थे. और यूज्ड टू थिंक अबाउट इक्विटीज, राइट. पीपल यूज्ड टू थिंक अबाउट रियल एस्टेट. लैंड खरीदना है, ठीक है, या तो घर खरीदना है, राइट, उसको रेंट पे देना है. तो उस वक्त तो मतलब डिमांड था लेकिन सप्लाई नहीं था. तो उससे क्या होता था कि डिमांड की वजह से
जो एप्रिसिएशन था रेट में वो बढ़ रहा था। पुराने ज़माने में तो पहले क्या था कि पीपल यूज टू बाय अ सेकेंड होम एंड गिव इट ऑन रेंट। अच्छा, वो रेंटल इनकम 3-4% भी आया, और फिर जो प्रॉपर्टी का प्राइस है वो भी बढ़ जा 10-15% से बढ़ रहा। तो आपका ओवरऑल जो एप्रिसिएशन था ऑन एन ईयरली बेसिस वुड बी अराउंड 50-17%, उससे भी ज़्यादा होता था शायद। बराबर, राइट है, इसलिए लोग उस बारे में सोचते थे। लेकिन अभी का जो जनरेशन है, मेरे हिसाब से दे आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट बाइंग अ हाउस फॉर दैट टू लिव इन दैट हाउस। बराबर, वो लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग घर ले से तो अच्छा है कि मैं रेंट पे रहूँ, ठीक है, मेरे को टैक्स बेनिफिट वहाँ भी तो मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी एक सोच चल रही है, ठीक है, करेक्ट राइट। दो घर लेना ये एक सोच नहीं है अभी भी कि एक अगर घर है, इफ इट इज़ इनफ फॉर मी एंड माई फैमिली, देन आई शुडंट बाय न्यू हाउस। दैट इज़ अ थॉट प्रोसेस विच इज़ नाउ, दैट इज़ अ न्यू ट्रेंड विच इज़ गोइंग ऑन। मुझे अभी भी लग रहा है कि रियल एस्टेट में इन्वेंट्रीज बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कितना ज़्यादा है कि रियल एस्टेट प्राइसेस वुड नॉट गो अप हम ओके। तो आई वुड ऑलवेज थिंक कि builders would always sell their flats. They will have a lot of inventories. They would start a new project. Again, they will start marketing of that project. But again, मुझे ऐसे लग रहा है कि उसका एप्रिसिएशन कितना जल्दी होगा। एंड अगेन, आप जब भी आप बेचते हैं, आप मार्केटिंग करके बेचते हो, मतलब प्राइस थोड़ा इन्फ्लेट ही होता है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस और इन्फ्लेटेड प्राइस में फ़र्क होता है। जब आप रहने जाते हो तो यूज्ड फ्लैट का प्राइस आप अपने आप ही कम हो जाता है, राइट, ठीक है। सो सी, इन द सेम वे, अगर आप उसी पैसे को अगर आप इक्विटी में लगाओगे या गोल्ड में लगाओगे, एफडी में लगाओगे, यू विल गेट बेटर रिटर्न से, राइट है, ठीक है। व्हाट आई थॉट, मतलब दैट इज़ माई थॉट, ये सही है या गलत है आप बताइए। तो क्वेश्चन इज फ्लैट लेना है, घर लेना है, राइट। तो रीसेल हाउस इज वैल्यूएटेड हाउस, मतलब कंपेयर टू कॉस्ट एंड ऑल, लाइक डू यू फील? एक बिल्डिंग है जो 15 साल पुराना है, ठीक है, इट इज़ इन अ वेरी गुड स्टेट, ठीक है, अच्छा मेंटेनेंस है। दूसरा एक बिल्डिंग जो बन रहा है बाजू में, ठीक है, सेम टाइम काइंड ऑफ अ बिल्डिंग, सेम हाइट, पहले वाला 12 फ्लोर का है, दूसरा भी 12 फ्लोर का है, लेकिन दोनों दोनों में जो फ्लैट की कीमतें हैं उसकी फ़र्क होगा। नए बिल्डिंग में फ्लैट्स की कीमतें ज़्यादा होंगी, राइट, पुरानी बिल्डिंग में कम होंगी, बिकॉज दैट इज़ ऑलरेडी यूज फ्लैट, बराबर है। तो मैं क्यों ना लूँ वो फ्लैट? तो ये भी एक सोच सही है। मैं अगर यूज फ्लैट ले रहा हूँ तो मुझे एक बड़ी जगह मिले। अभी के जो नई प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पे कॉम्पैक्ट फ्लैट पे कॉम्पैक्ट फ्लैट हो रहा है। तो मैंने ये भी सुना है कि भाई 3 BHK 750 स्क्वायर फीट का 3 BH, सर अर्लियर यूज टू थिंक ऑफ 3 BHK फ्लैट भी 1400-1500 स्क्वायर का, तो भी आधा हो गया। इन द सेम वे, अगर मैं एक छोटा और एक मतलब पुरानी बिल्डिंग में अगर फ्लैट ले लेता हूँ, शायद मुझे वो डिस्काउंट में मिल सकता है। सो दैट इज़ अ गुड कट, यू शुड कुक, मतलब उसका बेनिफिट और ये किसी भी बिल्डिंग का लाइफ होता है वो 30-40 साल का होता है, ये। और जब भी मैंने 15 साल पुराना फ्लैट खरीद भी लिया और 15 साल और 15-20 साल के बाद अगर वो रीडेवलप नहीं हो गया, आई विल गेट बेटर बिगर फ्लैट, राइट। तो ये थॉट प्रोसेस है, हाउ देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग इन दिस। व्हाट यू वांट दैट इज राइट ऑल अराउंड, सो वैसे बोल सकते हैं आपको क्या चाहिए वो यू नीड टू डिसाइड, करेक्ट है। आइदर यू वांट टू सेव मनी और यू वांट टू हैव लग्जरी, ये एक है। नाउ वी आर कमिंग टू मिड एज पीपल, राइट। जैसे अभी 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस पकड़ लो, और लाइक वो इज सेटल डाउन, मैरिज हो चुका है, घर हो चुका है, बट इन्वेस्टमेंट नहीं स्टार्ट किया मे बी, या इन्वेस्टमेंट कम है या ज़्यादा है। सो उस एज में क्या इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया रहना चाहिए? लाइक इनिशियल एज में हमने डिस्कस कर लिया, वंस वी गॉट जॉब, बट अभी जो आपने सेगमेंट बताए, एज सेगमेंट, तो 5 से 10 साल का अगर एज एक्सपीरियंस आता है, एक्सपीरियंस पर्सन, और लाइक हैविंग 25 अबव, राइट, और 28 अबव, मतलब मेरी हल्का एक्सपीरियंस है अराउंड 30 प्लस ये से, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस कैसे रहना चाहिए? See, I always feel that equity exposure should still be 80% till the age of 35. After 35, it should start between 35 and 40. वही यहाँ पे शुरू नहीं किया किसी ने, इन्वेस्टमेंट सेविंग ही नहीं है, तो हाउ ही शुड स्टार्ट, लाइक वो कॉन्फिडेंस आएगा? जैसे अर्ली एज में जो स्टार्ट करता है उसका हाई कॉन्फिडेंस रहेगा, आई एम हैविंग गुड अमाउंट ऑफ सेविंग, राइट। What you mean is कि उसने 30 तक तो सिर्फ पैसा स्पेंड किया है। मे बी हो सकता है, मतलब तो हाउ ही शुड स्टार्ट सेविंग, माइंडसेट कैसा रहना चाहिए लेट इज इनटू इन्वेस्टमेंट? तो से अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी इंसान अगर अपनी फैमिली शुरू कर रहा है ना,
इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं कुछ पैसा सेव तो कर ही लेता है, राइट है, ठीक है क्या? अगर गोल्ड में करेगा, लाइक सिल्वर में करेगा, और कुछ ना कुछ ऐसा खरीद लेगा जो उसके पूंजी में ये काम है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई भी इंसान ऐसा हो जो आज पैसा कमा लिया कल उड़ा दिया, राइट, ठीक। आई फील कि पीपल स्टिल डू सम काइंड ऑफ सेविंग थ्रू सम इंस्ट्रूमेंट। तो अगर वो एफडी में डाल दिया, अगर बैंक में अकाउंट है, ठीक है, तो बैंक अकाउंट ऑब्वियसली बैंक ब्रांच मैनेजर बोलेगा ना, सर आप कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, सर एफडी तो कर दो, राइट राइट। सो कुछ ना सेविंग या इन्वेस्टमेंट वो कॉल नहीं सकता है, हो ही जाता है अपने आके, ओके ओके। लेकिन अगर उसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो ऑब्वियसली एफडी से, गोल्ड से उसने थोड़ा सा अपग्रेड अपने आप को करके इट शुड गो इनटू इक्विटी, राइट, ठीक है। सो इस एज में आते आते थोड़ा रिस्क फैक्टर भी दिखते हैं, मे बी हेल्थ रिस्क और सम इमरजेंसी फंड्स लगता है, right? तो वो फंड्स कैसे मैनेज करना चाहिए, लाइक तो इमरजेंसी के लिए तो फंड्स मैनेज करनी चाहिए। अगर आप वंस यू स्टार्ट अर्निंग, जैसे हमने ये तो पहले से शुरू करना चाहिए, आई शुड हैव इमरजेंसी फंड्स। मेरे को जॉब लगा है और 6 महीने के बाद, साल भर के बाद जॉब चला गया तो क्या, सो दैट मनी हैज़ टू गो फर्स्ट गो टू इमरजेंसी फंड। तो उसके लिए भी आपको एसआईपी या कुछ तो ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जहाँ पे आपका पैसा रहेगा, राइट। तो वो डिसाइड कैसे करें? डेफिनेटली अभी जैसे आई एम मैच्योर, आई हैव सम मंथ्स मैं 6 महीने का जो मेरा सैलरी है वो इमरजेंसी फंड में जाना चाहिए। अगर मेरे को 6 महीने का जॉब का गैप भी आ गया तो भी वो पैसा मैं 6 महीने तक चला सकता हूँ, उतना तो मेरे पास पैसा होना चाहिए एज ए इमरजेंसी, एज एन इमरजेंसी फंड। मतलब 6 month of your salary should be as a emergency fund. यस, ओके। एंड अच्छा, हेल्थ रिस्क आपने बोला, हेल्थ रिस्क के लिए मुझे हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, राइट, ये भी रहना चाहिए। आप अपनी गाड़ी के लिए इंश्योरेंस करते हो, अपनी 2 व्हीलर 4 व्हीलर के इंश्योरेंस करें, यस, तो फिर आप अपने हेल्थ के लिए क्यों नहीं करोगे? अच्छा, आपको अगर कुछ हो गया, आप हॉस्पिटलाइज हो गए 10 दिन के लिए, पैसा कौन देगा? कि फैमिली को कहीं से तो अरेंज करना पड़ेगा, राइट। सो यू शुड हैव हेल्थ इंश्योरेंस एंड देयर आर वेरी गुड हेल्थ इंश्योरेंस ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट, जहाँ पे आपका पूरा का पूरा हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। सेकेंड इज, अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्थ वी शुड ऑल्सो टॉक अबाउट लाइफ इंश्योरेंस। यू शुड ऑल्सो ऑलवेज हैव लाइफ इंश्योरेंस कवर, राइट। देखो, देयर आर सर्टन, मैंने सर्टनटीज की बात की कि शादी होगी, बच्चे होंगे, बच्चों का स्कूलिंग, फिर कॉलेज, फिर उनकी शादी, फिर अपना रिटायरमेंट। दीज आर सर्टनटीज ऑफ लाइफ। देयर आर सर्टन अनसर्टनटीज, yes yes ठीक है। तो अनसर्टनटीज में क्या आता है? हेल्थ इंश्योरेंस, वो आपको काम आएगा। और एक अनसर्टनटी विच इज़ डेथ, ठीक है, वो आपको काम नहीं आएगा लेकिन आपकी फैमिली पे इसको, तो इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी। तो मेरी सारी इन्वेस्टमेंट होने से पहले मेरा इंश्योरेंस कवर पक्का हो जाना चाहिए, ओके, ठीक है। योर company, suppose if you are working in an IT company, your company will always buy an insurance for you. It is group insurance. so वो उतना सफिशिएंट है या It is not sufficient. बराबर। आपको कोई IT कंपनी में जाओ, 2-2.5 लाख 3 लाख का, मैक्सिमम 5 लाख का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कवर होता है फॉर योर फैमिली, राइट। तो अगर आप हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं तो 5 लाख का कवर इज नॉट इनफ, ओके, ठीक है। सो यू शुड हैव अ हायर इंश्योरेंस। अगर अभी आपको इसमें गैप आ गया, सपोज 6 महीने जॉब नहीं है, अगर कंपनी ने दिया हुआ ही अगर आप यूज़ करो तो 6 महीने नहीं गैप पे क्या होगा, वो है क्या, ठीक है। तो आपका खुद का एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर होना बहुत ज़रूरी है। सो इंश्योरेंस को भी लोग एज अ सेविंग सोचते थे, लाइक LIC। आई डोंट वांट टू गो नेगेटिव, बट हाँ, एक इनिशियल पेज था जब वी वर चाइल्ड, वी वर थिंकिंग LIC एज अ सेविंग, बट देयर वर नो बेटर ऑप्शन। हाँ। आपने, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कभी 1998 से पहले कभी म्यूचुअल फंड के बारे में सुना होगा, ठीक। मैंने UTI सुना था, लेकिन UTI में भी वो जो एक फिक्स इंटरेस्ट रेट होता था 8 से 10-12% का, वही मिलता था, ये राइट, ठीक है। लेकिन म्यूचुअल फंड में SIPs करना या इक्विटी में, इक्विटी था बिकॉज पीपल यूज टू, आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन 1990 व्हेन आई वाज इन से अराउंड 12th के बाद, राइट। मतलब मैं इन्वेस्ट करता था, मतलब क्या, मुझे मेरे फादर पैसे देते थे, वो पैसे उनके बोलने पर ही मैं लगाता था। कुछ इज टू साइन दोज फॉर्म्स, ओके, इज टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। 1 महीने के बाद वो शेयर हमारे पास आते थे, ये। सो वी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग वेरी अर्ली, बट बेनिफिट्स कुछ पता नहीं थे। शेयर्स लेना है बेचना उतना ही पता था, ठीक है, बट शेयर्स क्यों खरीदने हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट क्यों करना है, सेविंग क्यों करना है, ये तो ज्ञान बाद में आना, राइट राइट, बराबर है। वही सर, एक सॉरी टू इंटरप्ट यू, ऐसा कोई स्टॉक है जो आपने 90? पहले मैं LIC का कंप्लीट कर लेगा। हाँ, LIC में इन्वेस्ट तो ठीक है, पहले तो LIC एक ही कंपनी था, बाद में तो आज करीब 30 इंश्योरेंस कंपनीज है उस मार्केट में है, फिर एक इंश्योरेंस में। लेकिन LIC नेवर यूज टू हैव एन इक्विटी प्लान,
जुलिप नहीं था तब, जुलिप तो 2004 के बाद आया, आफ्टर 2004. सो योर इन्वेस्टमेंट वुड ओनली गिव यू से जो सरकारी जो मतलब उनका इंटरेस्ट रेट था उतने आपको बोनस के तौर पे मिलेगा साल का, विच डजंट बीट योर इन्फ्लेशन. आपका जो अगर आप 100 रुपये की आज चाय ले रहे हो तो अगले साल वो 100 रुपये की नहीं होगी, वो 108 110 में ही मिलेगी आपको. इन द सेम वे आपका खर्चा हर साल बढ़ता है, लेकिन जो आपका 6% 8% पर जो आपका इन्फ्लेशन है वो उसको बीट नहीं करता. तो उसके बाद यूलिप आया, बराबर. और यूलिप के बाद देन पीपल स्टार्टेड promoting, जैसे इंश्योरेंस स्टार्ट कंपनी स्टार्टेड promoting प्लान्स विद इक्विटी की एक्सपोजर के एक तरफा इंश्योरेंस प्लान्स. लेकिन मैं आज भी मानता हूँ कि इंश्योरेंस इज ओनली फॉर योर वैनिला इंश्योरेंस का. ठीक है, तो आपने अपना एक इंश्योरेंस कवर होना चाहिए. मेरा इंश्योरेंस कितना होना चाहिए? तो वो टर्म इंश्योरेंस रखना चाहिए या प्योर टर्म इंश्योरेंस. योर वैनिला इज प्योर टर्म इंश्योरेंस. तो मेरा आज का जो एनुअल इनकम है उसका कम से कम 23 टाइम्स अच्छा मेरा इंश्योरेंस कवर. 10,000 में आज 10 लाख कमा रहा हूँ साल का, तो मेरा टर्म इंश्योरेंस कम से कम 1 करोड़ का होना चाहिए. ओके. अगर मैं दो सो दैट कंपनीज डोंट गिव राइट, अगर कोई जॉब कर रहा है फिर दिस करता है. कंपनी कितने इंश्योरेंस देती है? करेक्ट. So you have worked in big companies. What's been going about? Yes, yes, इतना सीकर इनका. मुझे याद है मेरी कंपनी मुझे 5 लाख का इंश्योरेंस कर देगी, मेरी फैमिली. सो टर्म इंश्योरेंस इज आप जो बोल रहे बीड ऑफ रिस्क के लिए वॉयस के लिए टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस आर एब्सोल्युटली नेसेसरी एंड दैट शुड बी इनफ, राइट. सो मुझे मेरी कंपनी दे रही है, वो मेरे लिए इनफ नहीं था. मुझे अपना एक इंश्योरेंस अलग से करना जरूरी है. सो वील कम बैक टू 1992 जब आपने पहला स्टॉक इन्वेस्ट किया था. आप बोल रहे हो बाय करना सेल करना विद इन स्पैन ऑफ 1 or 2 year. आज कोई ऐसा स्टॉक दिखता है यार उस वक्त वो जो रख दिया होता है, शायद आपने रखा भी होगा, तो इट इज गिवन ड्रास्टिक रिजल्ट टू. नहीं, मैंने मतलब मेरे फादर ने ना था मेरे नाम पे. ये ऑब्वियसली समबडी यूज्ड टू बी जॉइंट अकाउंट होल्डर, ये सर अलॉन्ग विद मी. तो तब हमने HDFC बैंक में इन्वेस्टमेंट किया था, मुझे याद है. ICICI बैंक में इन्वेस्टमेंट, तो HDFC बैंक नहीं था, तब HDFC लिमिटेड था के. हाँ, ICICI था पहले, ICICI बैंक वाज. सो रफली कितना साल हो रहा है ये आज? सो दैट वाज 92 93 की बात है. That money was used for my paying my school fees and all. तो वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ गया. उसके बाद उन पैसों को मेरे लिए यूज़ किया गया था. सो दैट मनी ऑब्वियसली वॉज वेल यूज्ड, राइट. बट अगर आप सोचो कि सिर्फ एक रिलायंस का एक एग्जांपल ले लेती, तो रिलायंस के आई स्टिल रिमेंबर रिलायंस सेलिंग एट 30 रुपीज. सो ठीक है, एट विच ईयर? तो फिर अपनी अकाउंट 90 को थी, 90 को के बाद की बात है. 30 रुपये का शेयर था. अगर आज किसी ने वो 30 रुपये का शेयर 1000 रुपये के शेयर्स खरीद लिए 900 रुपये के, ठीक है, दैट विल बी अराउंड 7.5 lakhs टू गेट. ठीक है, तो ये मुझे अभी याद है ये सारा. ठीक है, HDFC लिमिटेड के बाद HDFC बैंक आया. देन वेरी रिसेंटली वी गॉट मर्ज, बट दे हैव गिवन फैबुलस रिटर्न्स, राइट. ठीक है, हमने तो स्टोरीज सुनी होंगी इन्फोसिस और विप्रो की वगैरह. आइशर मोटर्स स्टोरीज सुनी, 20-25 रुपये का शेयर का आज से 20-22 साल पहले. सो दीज आर द स्टोरीज जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि ये पैसे बढ़ेंगे. हमारे पैसे मैं इन्वेस्ट शेयर्स में अगर लगा रहा हूँ, अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखूँ तो आई विल क्रिएट वेल्थ. ठीक है, इन द सेम वे मैं अगर म्यूचुअल फंड में लगाऊंगा तो आई क्रिएट. सो आज भी अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो 30-40 साल बाद उसको वेल्थ मिलेगा? लाइक नहीं, वेल्थ तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो ही जाता, बिकॉज द वे इंडिया इज डूइंग दे आर गोइंग टू गो फर्स्ट, राइट. तो सो व्हाट इज द क्राइटेरिया सच सेफ स्टॉक वी शुड सिलेक्ट? लाइक डेफिनेटली अभी इन्वेस्टमेंट तो करना है, तो इसी स्टॉक के कलेक्ट करना तो बहुत आसान हो. आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप आते जाते आपको जो भी चीज़ दिख रही है उसका एक स्टॉक होता है. अगर आप रास्ते से जा रहे हो, पहले टू व्हीलर्स, तो एवरीबडी बाइज अ गुड क्वालिटी, ये से टू व्हीलर और अपोर्ट. मेरे को अगर टू व्हीलर खरीदना है तो सबसे अच्छी कौन सी टू व्हीलर है? से हीरो मोटोकॉर्प, TVS मोटर. तो इतनी सारी TVS की गाड़ियाँ दिख रही हैं, जुपिटर दिख रही है, तो आई नॉट बाय अ TVS मोटर, राइट. ठीक है, आई नॉट बाय अ हीरो मोटोकॉर्प, राइट. ठीक है, अगर मैं एक डेप्रिसिएटिंग एसेट खरीद रहा हूँ, गाड़ी की कीमत अगर आज 1 लाख रुपये है, कल जाके मैं बेचने जाऊँगा मेरे को 1 लाख नहीं मिलेगी. लेकिन अगर मैं 1 लाख की TVS के शेयर खरीद देता हूँ, फ्यूचर में बढ़ेगा. पर तो एक बार, सो वन साइड यू बाय अ डेप्रिसिएटिंग एसेट, अनदर साइड यू स्टार्ट बाइंग एन एप्रिसिएटिंग एसेट. सेम कंपनी,
दैट्स द वे यू In short, अगर like let's say like car is like definitely a needed thing in India या mandatory कर दिया है, maybe it's not needed, we are just increasing the traffic, but कोई बंदा कार खरीदता है, same way उसका अगर स्टॉक्स धीरे धीरे इसमें अगर सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ कौन सी दिख रही है तो टाटा मोटर्स का मेरे को नेक्सन दिख रहा है सपोज, ठीक है, तो मैं गाड़ी खरीदूंगा बिकॉज आई नीड दैट, ठीक है, लग्जरी भी है और मेरी नीड है यार, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ वो लाइबिलिटी में जब क्रिएट कर रहा हूँ उसके साथ साथ मेरे को उसका एक एसेट खड़ा करना है, तो आई बाय टाटा मोटर्स शेयर, राइट, व्हाट इज रॉन्ग इन इट? I think in short 10,000 rupees EMI we are paying for that car EMI. तो यार 10,000 की शेयर्स खरीद लेता हूँ, साथ में घर में पेंट कर रहा हूँ, तो सबसे पहला नाम मेरे दिमाग में क्या आता है, क्लिप कौन सा होगा, एशियन पेंट था, नैरो ब्लैक करेक्ट है ना, राइट, तो सो मैं पेंट जब करता हूँ एवरी दिवाली करता हूँ या 1-2 साल में पेंट करवाता हूँ, तो मैं एशियन पेंट की शेयर क्यों नहीं खरीदता साथ में? जितना खर्चा किया उतने शेयर्स खरीद लो, करेक्ट, 50,000 का खर्चा किया घर पेंट करने, 50,000 की शेयर्स खरीद लो साथ में, करेक्ट है। So that will give a side by side business or like wealth to you in short. हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि सिलेक्टिंग स्टॉक्स इज वेरी इजी, राइट, आज न्यू एज स्टॉक्स है, ये अब हर हफ्ते में आप जोमेटो से कुछ ना कुछ मंगवाते हैं, ये स्विगी से कुछ मंगवाते, आई नॉट बाय दोस शेयर्स क्योंकि दोस कंपनीज आर न्यू एज कंपनीज। इन शॉर्ट जोमेटो पे आप जितना खर्चा कर रहे हो उतना तो भी जोमेटो को स्टॉक बाय करो, सो दैट इट विल बी अ बिजनेस पार्टनर फॉर यू और वेल्थ क्रिएशन फॉर यू, ऐसा आप हर पेमेंट पेटीएम से फोन पे से भरो, पेटीएम के शेयर्स खरीद लो, यस करेक्ट है। सो दैट्स वे यू थिंक कि मैं जो चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसका शेयर्स क्यों ना खरीदूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ अच्छी क्वालिटी की खरीद रहा हूँ, तो उसका शेयर भी तो बढ़ेगा बस। तभी ओवरऑल पैनिकनेस आ जाता है। कोविड ने बहुत पैनिकनेस दिया। कोविड हैव क्रिएटेड गुड अमाउंट ऑफ हेल्थ वेल्थ ऑल्सो, सॉरी, आफ्टर सम टाइम। हाँ, सो इन्वेस्टमेंट के बाद पैनिकनेस आता है ना, तो उसे कैसे मैनेज करें? इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, कोई दिखता नहीं, वो ये देखे ना वो स्टॉक्स को, ऐसा ही करना चाहिए। देखो जैसा मैंने बोला कि आप अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो देन यू कैन नॉट शुडंट इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, वेयर आप फिर एफडी से राइट, लेकिन अगर आपके पास पेशेंस है, अनलिमिटेड पेशेंस अगर आप रखना चाहते हो, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, वी शुड डेवलप दैट अनलिमिटेड पेशेंस, राइट। I have seen people during COVID and we have recommended people during COVID to invest. तो जैसे ही मुझे अभी भी याद है कि लॉकडाउन शुरू हुआ एंड वी यूज टू हैव डिस्कशंस विद आवर हायर अप्स, थोड़ा सा रिसर्चर्स के साथ हम लोग बात करते थे, एंड देन दे यूज टू से कि सर इस तरह की तो परेशानियां पहले भी आई थी, 50 साल पहले भी आई थी, सो दिस इज़ अ राइट टाइम टू स्टार्ट टेलिंग पीपल बस थोड़ा अगर आपके पास कैश है स्टार्ट इन्वेस्टिंग मल, ठीक। एंड जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ वी स्टार्टेड रिकमेंडिंग पीपल टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग फ्रॉम 23rd या 24th मार्च को, अभी मुझे याद है लॉकडाउन लगा था, 28 से मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया, आज तक नहीं रुका, ठीक है। सो अभी तो लॉकडाउन लगा था और मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया, उसका ये रीज़न हो सकता है कि किसी के पास और कुछ काम नहीं था, तो एनीबॉडी वाज लाइक इन्वेस्टिंग, ऐसा हो सकता है। इन दोज पीपल हु हैव स्टिल रिमेन्ड इन द मार्केट, so that they have created a lot of value. Correct. So overall, to summarize our session, what you feel like एक 5 गोल्डन रूल कि आप ये रूल फॉलो कर लो फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। डेफिनेटली आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं ओवरऑल टू कीप अस फाइनेंशियली सेफ, फाइनेंशियली मैनेज अच्छा हो, लाइक वेन एवर आई नीड इमरजेंसी फंड आई शुड हैव, और माई मनी शुड गिव सम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टू मी, और अर्ली रिटायरमेंट ऑल्सो आई शुड प्लान। तो वट यू फील कि दीज आर सम 5 गोल्डन रूल्स दैट एवरीवन इफ इज दे आर फॉलोइंग, हाँ सक्सेस तो मिलेगा ही। या आपने जो ऑब्जर्व किया, या डेफिनेटली यू आर अ गुड कंसल्टेंट फॉर people to help on investment. So what are that golden 5 rule, or like 2 rule or 10 rule, what you feel like that? से एक्चुअली मैं गोल्डन रूल्स मतलब क्या होता है कि आपने अपना एक तो लाइबिलिटीज कम से कम रखो, ठीक है, और अपना एसेट बढ़ाओ। जितना लाइबिलिटीज कम होंगी उतना आप जल्दी रिटायर हो पाओगे। अगर आपको जल्दी रिटायर ही होना है 40 साल की उम्र में, कहते रहे वो एक्चुअली ड्रीम होता है किसी का कि 20 साल की उम्र में सोचते हैं कि नहीं 40 की उम्र में मैं रिटायर हो जाऊँगा, कि आई स्टार्ट तो फॉलोइंग माई पैशंस एंड मेरे को ट्रैवल करना है, मेरे को ये करना है वो करना है। हो सकता है देयर इज पैशन टू स्टार्ट वंस ओन बिजनेस ऑल्सो, ठीक है। बिजनेस खड़ा करना भी एक पैशन है, ये हमारे यहाँ में बिजनेस खड़ा करके उसको बेचना एक बिजनेस है, इट्स अ बिजनेस। ये मेरे पहले बॉस ने मेरे को बोला।
सो वन शुड हैव दोज पैसेस, बट वो एक ड्रीम रह जाता है बिकॉज क्रिएट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो मैं पहली लाइबिलिटी कौन सी क्रिएट करता हूँ, तो मैं एक तो क्रेडिट कार्ड शुरू हो जाते हैं मेरे घर में। ठीक है, एंड देन आई स्टार्ट आई बाय कार और टू व्हीलर हेड टू ऑन अ लोन, सो वो एक लाइबिलिटी खड़ा हो जाता है। आई कैन नॉट लीव माई जॉब, तो ये मेरा घर का या मेरी गाड़ी का EMI चल रहा है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर मैं बिजनेस शुरू करूँगा, इनिशियली मुझे पैसे मिलेंगे नहीं या मेरा कैश फ्लो कम हो जाएगा, तो हाउ विल आई पे दैट, पे दूस लाइबिलिटी। सबसे पहला है कि लाइबिलिटीज कम रखो। दूसरा कि गोल्डन The रूल first rule is keep liabilities in place. ऐसा होता है। सेकेंड रूल इज बी कंसिस्टेंट Okay. इन ऑल योर इन्वेस्टमेंट्स Okay. आपने बट योर रेंट कब तक कंसिस्टेंट रहना चाहिए? टिल यू रिटायर। राइट. ठीक है, ओके। सो अगर पहले दिन से अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू किया है, वो रुको मत। So second rule is be consistent. एब्सोल्युटली कंसिस्टेंट। ठीक है, थर्ड रूल इज डाइवर्सिफाई योर एसेट्स। ठीक है, अगर आपने पहले से सोच के रखा है, कहीं से सुना कि SIPs आर गुड, इक्विटी इज गुड, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, बट इक्विटी या स्टॉक मार्केट या SIPs इज नॉट द ओनली एसेट क्लास। You should always diversify your assets, right? So you should always have money into some amount of money into fixed deposits, okay, some amount of money into gold, some amount of money into assets which are liquid, okay, and then you should also have a house of your own, okay, right? So आप अपना जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको डाइवर्सिफाई करो। विदाउट डाइवर्सिफिकेशन नहीं तो अगर मैंने पूरा का पूरा इक्विटी में डाल दिया एंड देन देयर इज अ क्राइसिस लाइक कोविड, लाइक ठीक है, तो उस वक्त हार्ट अटैक नहीं है तो क्या। हाँ, करेक्ट है. राइट. क्योंकि सी इट्स नेचुरल कि अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया है विच हैज़ ग्रोन बाय से 50% एंड देन ऑल ऑफ अ सडन विद इन 2-3 मंथ्स इट क्राइसिस और मेरा सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही रह गया या इन्वेस्टमेंट से कम मेरा पोर्टफोलियो हो गया, दैट डजंट वर्क आउट। ठीक है, So third rule is you should diversify your investment. ऐसे वो दूसरा रीज़न ये भी है कि कई एसेट्स ऐसे होते हैं जो इक्विटी के विपरीत चलते हैं। तो अगर मेरा इक्विटी बढ़ रहा है, गोल्ड विल नॉट ग्रो, राइट. या इंटरेस्ट रेट विल कम डाउन एंड इक्विटी विल ग्रो, बराबर है। लेकिन जब इक्विटी नहीं चलता है तब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, मेरा FD को ज़्यादा रिटर्न दे, या गोल्ड बढ़ेगा तो मैं वो वहाँ से ज़्यादा रिटर्न, या सिल्वर बढ़ेगा वहाँ से ज़्यादा रिटर्न दे। ओके, सो दैट्स हाउ यू शुड थिंक। तो मेरा डाइवर्सिफिकेशन अगर होगा तो कहीं ना कहीं मेरा पोर्टफोलियो बैलेंस होगा, राइट। अगेन रूल वही रखना है कि इक्विटी एक्सपोजर बिटवीन 25 to 35 it should be 80%, between 35 and 45 it should be 60%, 60%, 60 and 45 to 55 should come down to 40%. After 55 it should still be 20%, right? Even in your retirement. So after 55, definitely अभी हम mid age discuss कर लिए. Now my question is, if somebody is coming till retirement, तो 20% आपने कहा कि इक्विटी का एक्सपोजर होना चाहिए, मैं कंसिडर करता हूँ. सो व्हाट 80% ही शुड लाइक सिंपल है, उसने उन बैलेंस फंड में डालता। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैलेंस फंड्स, वन इज अ कंजर्वेटिव बैलेंस फंड, अनदर इज एन एग्रेसिव बैलेंस फंड। व्हाट इज द बैलेंस फंड? अर्लियर इट यूज्ड टू बी लाइक 50% 50% इक्विटी, 50% डेट, गोल्ड एंड अदर एसेट केयर। लेकिन मैं जब रिटायरमेंट की इसके पास आ जाऊँ तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरा का पूरा कंजर्वेटिव बैलेंस फंड में जाना चाहिए, जहाँ पे 20% इक्विटी होता है, अप्रॉक्सीमेटली 20% होता है, अदर 80% गोइंग इनटू डेट, गोल्ड एंड अदर एसेट्स। तो देयर आर फंड्स इन द मार्केट दैट विल गिव यू गुड रिटर्न्स। 11-12% फिर भी मिल ही जाता है अगर ये थोड़ा लॉन्ग टर्म रखा। सो देयर आर पीपल विथ अस, देयर आर क्लाइंट्स हु come to us with lump sum amount of money. किसी को रिटायरमेंट के बाद 50 lakhs मिला है, मनी को मिला है, एंड दे आस्क अस टू मैनेज दोज फंड्स। लेकिन उसके ऊपर उनको रेगुलर इनकम भी चाहिए, तो भी लोग क्या करते हैं, इनको कंजर्वेटिव बैलेंस फंड में रख देते हैं, एनलेस वी सजेस्ट अ सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान जहाँ पे उनको हर महीने एक फिक्स अमाउंट मिलता रहता है। Thank you for being with us on our session, sir. Definitely, it was good learning for the people who started career and they're at mid age of career. They will be having good investment ideas, or like definitely they will save their funds so that they can feel financially free. So if anyone want to be in touch, definitely we'll add your number in our podcast so they can directly connect with you. Hope you will guide them in a better way so that they can create a journey more successful way. And I would like to invite you again on the next session that will be for the people who are on the age of
a retirement, like how they should manage their funds. So hope you will come and will guide us on that. It's completely my pleasure.